आप सभी को नमस्कार। तो जो हमने एमसीक्यू की अपनी सीरीज़ है हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और आज के बाद जितनी भी हमारी जो वीडियोस हैं वो आएंगी। अब हमने प्लान किया है कि हम जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करके सब्जेक्ट वाइज जो है वो जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में फॉलो किए गए हों, चाहे हम बात करें कि सेट के एग्ज़ाम में, चाहे जो हमारा पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम रहता है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे यूपी में, चाहे पंजाब और हिमाचल में, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए और चाहे वो पीजी लेवल के कोर्सेज़ की बात करें, चाहे सीयूईटी और चाहे डिफरेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्रेंस कोर्सेज़ की बात करें, उसमें जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं, अब उनको देखते हुए हम जो है वो इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बैचेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे वीडियोस के। इसके बाद हम मैक्रो कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों के साथ शेयर करिए। और इसी बात के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं। So, our first question is we are starting with the easy to moderate level, then advanced level. Okay, the law of demand states that the set of variables, price of quantity demanded are directly related, price and quantity demanded are inversely related, और इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इन्वर्सली रिलेटेड और प्राइस एंड सप्लाई आर इन्वर्सली रिलेटेड। तो आपको इसका आंसर मार्क करना है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या चीज़ होती है? जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है वो अपने ऑप्शंस और क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं और उसके बाद आंसर मार्क कर सकते हैं। प्राइस और क्वांटिटी में जो है वो इन्वर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन गुड्स? luxury car, inferior good with a strong price effect, normal good or complementary good? The right answer is inferior good with strong price effect. Strong price effect माने जब गिवन गुड्स की बात करें तो जब उसका अभी हमने पढ़ा कि डिमांड के केस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इन्वर्स रिलेशन रहता है, लेकिन जब हम गिवन गुड्स की बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो एक इंफीरियर गुड्स है उसका प्राइस डे टू डे बढ़ रहा है पर फिर भी उसकी डिमांड जो है बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। इट्स अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो उसको बोलते हैं गिवन गुड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व डिटरमाइंड, क्या डिटरमाइन करता है जहाँ पे जो है वो आपकी डिमांड और सप्लाई कर्व मिलते हैं? टोटल कॉस्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्केट शेयर। द राइट आंसर इज इक्विलिब्रियम। Elasticity of demand at the midpoint of straight line demand curve is 0, 1, infinity, greater than 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पे हमें कैसी देखने को मिलती है? तो इस तरह से कुछ हमारा इलास्टिसिटी का डायग्राम आएगा और ये जो आपका मिड पॉइंट है यहाँ पे जो है हमें इक्वल टू 1 देखने को मिलती है इलास्टिसिटी। ओके, और इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक 1। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू, जो इंडिफरेंस कर्व है हमने पहले भी बात की थी, कुछ इस तरह का बनेगा, ये सॉरी इस तरह का हमें देखने को मिलता है। ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, वो किसकी वजह से हमें देखने को मिलता है? इसकी जो कन्वेक्सिटी है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? diminishing marginal rate of substitution, increase in marginal rate of substitution, constant marginal rate of substitution or law of demand? The correct answer is diminishing marginal rate of substitution। एक चीज को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी को करना पड़ेगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बनती है। ओके,
And next question is, the short-run production function is governed by law of return to scale, law of variable proportion, law of supply, law of demand. तो किसके द्वारा ये ऑपरेट होता है? The right answer is law of variable proportion. तो इसका डायग्राम हमने पहले भी बनाया था. ये हमारा टोटल प्रोडक्ट देखने को मिलता है. यहाँ से जब हम बात करते हैं तो मार्जिन प्रोडक्ट और ये एसी हमें देखने को मिलता है. जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो यहाँ पे हमें जीरो देखने को जो है ओके. और इसके बाद जब ये डाउन फॉल होता है तो ये गिरना शुरू कर देता है नेगेटिव. The relationship between average cost and marginal cost is, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कैसा रिलेशन आपको देखने को मिलता है? AC cuts, MC cuts AC from below at its minimum. AC cuts MC from below. MC is always above AC. MC is always below AC. माइंड में जो है वो जो डायग्राम है उसको पहले आपने तैयार कर लेना है और उसके बाद इसका आंसर मार्क करना है. तो कौन सी सिचुएशन को ये फॉलो करता है आपको बताना है. राइट आंसर इज MC कर्स AC फ्रॉम द बिलो एट इट्स मिनिमम पॉइंट. ओके. तो डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा आपका. AC सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है. उसके बाद जो ABC लाइन है वो कुछ इस तरह और MC जो है वो इनको इनके मिनिमम पॉइंट्स पे कट करता वो हो जाता है इस तरह लाइन इससे. ओके. ये MC है. MC ये AC ये में ABC देखने को मिलता है. तो MC कर्स AC below at its minimum point. Okay. A firm under perfect competition is price maker, price taker और discriminator और monopoly. तो आपको पता होगा कि फर्म जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हमें जो है वो प्राइस टेकर देखने को मिलता है क्योंकि ड्यू टू परफेक्ट कंपटीशन वो अपना प्राइस सेट नहीं कर सकता है. उसको मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है आज. इन द लॉन्ग रन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म ओनली. लॉन्ग रन में जो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म क्या अर्न करती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस और जीरो प्रॉफिट. तो डायरेक्टली आंसर पे आते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है. Monopoly arises due to large number of seller, barrier to entry, perfect knowledge, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मोनोपोली राइज होती है जब बैरियर टू एंट्री होता है. तो सिंगल जो सेलर है हमें मार्केट में देखने को मिलता है और बाकी कैंडिडेट रहती है. तो इस केस में हमें जो है मोनोपोली की सिचुएशन जो है देखने को मिलती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, ये हमने पहले भी किया था. द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फोरगोन, actual money spent on production, total cost of all inputs used, the profit earned by the firm. And the correct answer is the cost of next best alternative foregone. When marginal utility is zero, the total utility is, उस टाइम जब u जीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी कितनी होती है? तो वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है जैसा कि हमने पर इस डायग्राम में फॉलो किया है. ये वाली सिचुएशन जब ये मैक्सिमम होगा तो जो MP है हमें वो जीरो देख. ओके. यूटिलिटी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी और जो इस पॉइंट पे और जीरो देखने को मिलेगा. Which of the following is the characteristics of perfect competition? Product differentiation, large number of buyers and sellers, and the correct answer is large number of buyers and sellers.
The King demand curve model is used to explain the price rigidity in किसमें कौन सी मार्केट में, तो वो प्राइस रिजिडिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है, वो मोनोपोली में है, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, स्टिक कंपटीशन। तो ये हमें ओलिगोपोली मार्केट में देखने को मिलता है। ओके, ये हमने सॉल्व भी किया था कि पहले जो है वो इस तरह इलास्टिक रहता है और एक पॉइंट पे आने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि जो राइवल फर्म्स होती हैं, जब आप ये जो कंपनी अपने प्राइजेस बढ़ा रही है तो वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखती है, जैसे ही वो अपने प्राइस को कम करती हैं तो मार्केट डिमांड कर्व जो है वो कुछ इस तरह होना चाहिए एक्चुअल में। अगर यहाँ आप डिमांड को देखते हैं, इतनी डिमांड है तो इस पॉइंट पे यहाँ होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ना होके जो है डिमांड कर्व यहाँ से जो है वो अंदर को किल्ट हो जाता है। सॉरी, अंदर को हमें झुका हुआ देखने को मिलता है। ओके, वो इस वजह से क्योंकि जब प्राइस लो करते हैं तो राइवल फार्म्स जो है वो भी अपना जो है प्राइस लो कर देते हैं, तो इस वजह से जो है वो मार्केट डिमांड में उतना एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है, तो वो उसी तरह का रहता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम occurred where the budget line is parallel to indifference curve, tangent to indifference curve, above the indifference curve or below to indifference curve। तो ये हमें देखने को मिलता है जब टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में। बजट लाइन कुछ इस तरह और ये यहाँ से टच करता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ये सिर्फ इसको टच करेगा। ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट ओलिगोपोली। तो आपको पता है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो मोनोपोली में जो है वो पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर होता है, वो अपनी मर्जी से जो है मार्केट में प्राइस सेट करता है। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन रेंट, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। तो रेंट जो है वो हमें लैंड पे मिलता है, लेबर को बेचेस मिलती है, ये कैपिटल पे प्रॉफिट, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के केस में। ओके, the law of diminishing marginal return apply to long run only, short run only, both long and short run, neither। तो आपने बताना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कौन से केस में अप्लाई होता है। ये हमें शॉर्ट रन में देखने को मिलता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो शॉर्ट रन में है, जो हमारे कुछ एक फैक्टर हैं वो जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, और लॉन्ग रन की केस की बात करें तो वहाँ पे सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे जो डिमिनिशिंग रिटर्न की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अभी किया। अब वो सेम यूनिट पे एक टाइम पे लेबर और कैपिटल कॉस्ट करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चेक फैक्टर जो है लाइक लैंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी वो जो है शॉर्ट रन में फिक्स रहते हैं। आइसोकॉन्ट कर्व रिप्रेजेंट, आइसोकॉन्ट क्या बताता है, आइसोकॉन्ट कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट, इक्वल लेवल ऑफ कॉस्ट, इक्वल लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो है इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट को बताता है। सपोज करें यहाँ पे लेबर है और यहाँ पे कैपिटल है, तो किसी भी पॉइंट को ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर 5 लेबर और 3 कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि 2 लेबर और 4 कैपिटल। तो ये हमें देखने को मिलता है। इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट चाहे आप जितना चेंज कर लीजिए, चाहे 1 यूनिट ऑफ कैपिटल रखिए और 5 यूनिट ऑफ लेबर बढ़ा दीजिए, तो बात तो वही है। ठीक है, expansion in supply is caused by decrease in the price of commodity, price increase in the price of commodity, change in technology and change in tax rates। तो जो इसका सही आंसर है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक्सपेंशन जब
उसका प्राइस बढ़ता है तो हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, द इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स इज, जब इनकम बढ़ती है तो आप खराब चीज़ें खाना पसंद करते हैं या नहीं? द राइट आंसर इज क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और कांस्टेंट। तो इस केस में नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हमारे इनकम बढ़ती है तो हम जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनको खाना प्रेफर नहीं करते। ओके, द एंजल कर्व for a formal good is downward sloping, upward sloping, horizontal और vertical। तो एंजल कर्व हमें कैसा देखने को मिलता है? एंजल कर्व कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, upward sloping। ओके, द राइट आंसर इज upward sloping। तो इसमें यहाँ पे जैसे इनकम आ गया आपका और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, which market has the freedom to entry and exit। जो एंट्री और एग्जिट है वो फ्री हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में। ओके, इक्विमार्जिनल यूटिलिटी रूल इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन। तो ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन के केस में हमें देखने को मिलता है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो इक्विमार्जिनल यूटिलिटी है किसने दिया था कॉन्सेप्ट। When the demand curve is a rectangular hyperbola, elasticity of demand is। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में इलास्टिसिटी हमें क्या देखने को मिलती है? तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में हमें इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 देखने को मिलती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में लाइक दिस, किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए, इलास्टिसिटी जो है बराबर हमें देखने को मिलती है इस केस में। ओके, the liquidity preference theory of interest is given by Adam Smith, James Keynes, Alfred Marshall, David Ricardo। The liquidity preference theory is given by James Keynes। तो इन्होंने 3 तरह की प्रेफरेंसेस दी थी, एक ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, ट्रांजैक्शन डे टू डे जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए जो है वो एक इंडिविजुअल अपना पैसे को सेव रखता है। ओके, पीपल होल्ड करके रखते हैं। और एक हो गया प्रिकॉशनरी कि कहीं हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाता है या इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए होता है तो उसके लिए जो है वो पीपल पैसा रखते हैं। और उसके बाद बारी आती है जो रिमेनिंग पैसा बचता है वो स्पेकुलेशन के लिए। जब इंटरेस्ट रेट चेंजेस हमें देखने को मिलता है तब वो मार्केट में ऑप्शन देखते हुए जो है वो पैसा इन्फ्यूज करते हैं। ओके, and next is a firm marginal revenue is equal to price under monopoly, perfect competition, oligopoly, monopolistic competition। तो जो फर्म है उसका जो एमआर है इज इक्वल टू प्राइस कौन से केस में हमें देखने को मिलता है? तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमें देखने को मिलता है। Opportunity cost of the resources, value of next best use, total cost of production, fixed cost और variable cost। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको हमने पहले भी पढ़ा है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज। एंड नेक्स्ट इज विच कर्व इज आल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व कौन से कर्व को जो है वो प्लानिंग कर्व के नाम से जाना जाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसको जो है वो प्लानिंग कर्व के नाम से जाना जाता है। When total product increases at the diminishing rate, the marginal product is, ये एक सेकेंड, ये वही सिचुएशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो जब यहाँ से ये इस तरह हमें देखने को मिलता है और
तरह से देखने को मिलता है, भी है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ओके, तो अब इन्होंने पूछा है कि जो टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज कर रहा होता है डिमिनिशिंग रेट से, तो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे लाइन सही नहीं लग रही है, यहाँ पे वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है मगर यहाँ पहुँचते ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है, ये जो पोर्शन है। तो इस केस में आप देखेंगे तो जो एमपी है वो इन्होंने पूछा है कि वो किस तरह का रहता है, तो इस केस में जो है वो डिक्रीजिंग हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे जब डिक्रीज डिमिनिशिंग रेट से ये बढ़ रहा है तो एमपी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें नीचे को देखने को मिल रहा है। ओके, ये वाला पोर्शन ठीक है, ये एमपी और डीपी। ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द की फीचर ऑफ किसकी है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्योर मोनोपोली और ओलिगोपोली। तो ये आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में। द स्नोव इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, स्नोव इफेक्ट क्या होता है, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, इंटरडिपेंडेंट यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस और मार्केट इक्विलिब्रियम। तो स्नोव इफेक्ट क्या होता है, जब हम देखते हैं कि जो है वो कुछ एक प्रोडक्ट्स जो है वो कॉमन हमें देखने को मिलते हैं कि हर लोग जो है वो उसको खरीद रहे होते हैं, तो उस केस में इस केस को बोलते हैं स्नोव इफेक्ट। ठीक है, तो स्नोव इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, नहीं सॉरी, स्नोव इफेक्ट जो है इंटरडिपेंडेंट यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है जब आप मार्केट में देखेंगे। सपोज करो इंडिया में अभी के टाइम जो है वो एप्पल का क्रेज़ बहुत है, एप्पल सेलफोन जो है उसका क्रेज़ है, तो कुछ लोग तो उसको इस चीज़ के लिए भी नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो चीज़ जो है वो कॉमन होती जा रही है आज के टाइम में, हर 2 से 4 लोगों के बाद जो है एप्पल मोबाइल दिखता है, इसलिए लोग उसको खरीदना प्रेफर नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं स्नो इफेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू फॉर अ मोनोपोली इज, जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशन कैसा देखने को हमें मिलता है, प्राइस इज इक्वल टू एम आर, प्राइस इज ग्रेटर देन एम आर, और प्राइस इज लेस देन एम आर, और प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम आर। तो इस केस में प्राइस जो है वो हमें ग्रेटर देन एम आर देखने को मिलता है। रिटर्न टू स्केल इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी शॉर्ट रन, मार्केट पीरियड। तो जो रिटर्न टू स्केल का केस है वो हमने अभी ऊपर सॉल्व किया गया, जो शॉर्ट रन में है वो हमें कुछ एक चीज़ें जो है वो फिक्स रहती हैं, तो इस केस में ये सब हमें देखने को नहीं मिलता है। और अब बात करें हम लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में हमें रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। ओके, ये याद रखना है, शॉर्ट रन से इसको कंफ्यूज मत कर देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द बजट लाइन इज below the indifference curve, above the indifference curve, tangent to highest attainable indifference curve, or cutting the indifference curve at 2 points। तो आपको बताना है कि जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, when is budget line, the consumer equilibrium in is the consumer is in equilibrium when the budget line is, कहाँ होती है बजट लाइन उस टाइम पे, तो ये हमें देखने को मिलता है टेंजेंट टू हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व, कुछ इस तरह। लाइक ये हमारी बजट लाइन है, ये ऊपर टच करेगी, एक बजट लाइन ये है, ठीक है, ये यहाँ से टच करके ऊपर जाएगी, और सिमिलरली ये जो पॉइंट है हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है वो अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व हमें देखने को मिलता है। When the margin product of an input is greater than its average product, the average product must be,
जब MP जो है वो उसके इनपुट ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट मस्ट बी कैसा होता है। तो इस केस में जो है वो इंक्रीजिंग हमें देखने को मिलता है। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे हमें MP देखने को मिलता है, ओके, और यहाँ पे AP। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट की इनपुट ज़्यादा है तो उस केस में आप देखेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमारा इंक्रीजिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप। ये हमने अभी ऊपर वाली स्लाइड में भी किया है कि एंजल कर्व जो है वो कौन से रिलेशन को बताता है। तो ये इनकम ग्रोथ और जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको जो है बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम को। ओके, and next question is in the long run equilibrium of the perfectly competitive firm the price is equal to, प्राइस कितना होता है उस टाइम पे, ये आपको बताना है। तो ये हमें मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्ट देखने को मिलता है, मिनिमम ATC देखने को मिलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट देखने को मिलता है, या मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपको आंसर अपने दिमाग में सोच के बताना है। तो आप बात करें तो इसका राइट आंसर है मिनिमम ATC। मिनिमम ATC पॉइंट पे हमें ये जो है वो देखने को मिलता है। ओके, और इसका डायग्राम कुछ इस तरह रहेगा, यहाँ पे प्राइस के, यहाँ पे क्वांटिटी, और अब हम बात करें तो जो आपका यहाँ पे हो जाएगा MR, और अब हम बात करें ATC की, ये कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है। ATC, ओके, इसको इस तरह कर लीजिए, ठीक है, और MC जो है वो इसको यहाँ से मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। ओके, तो इन्होंने पूछा था कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस किसके बराबर होता है। MR इज इक्वल टू P, यहाँ पे P आगे हमें देखने को मिलेगा, तो ये मिनिमम ATC पे कट करता है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और जो है वो इनडिटर्मिनेट, कि आप इसको निर्धारित कर ही नहीं सकते। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है नेगेटिव, क्योंकि किसी भी प्राइस की अगर जो किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस हमें लो देखने को मिलता है तो कंज्यूमर जो है वो मेजरली उसी तरफ को जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमें जो है वो महंगा प्रोडक्ट बाय करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन रिप्रेजेंट, डायरेक्टली आंसर पे आते हैं, प्राइस ये PX ओवर P बाय, ओके, बजट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक गुड, कौन सी पब्लिक गुड है इसमें, ब्रेड, नेशनल डिफेंस, क्लोथ और मोबाइल फोन। नेशनल डिफेंस जो है वो एक पब्लिक गुड्स है। द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द मार्केट इज, तो ये कब हमें देखने को मिलती है, व्हेन MR इज ग्रेटर देन MC, MR इज इक्वल टू MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, and MR is equal to AC or P is equal to ABC. The right answer is MC is equal to MR और MC cuts the MR from below। ये लाइन आपको रट्टा मार लेना है, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल economies of scale occur because, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहाँ पे कब अकर करता है, एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री, एक्सपेंशन ऑफ फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी और मार्केट डिमांड। तो ये जो है वो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है स्पेसिफिकली हमें वन फर्म के अगर केस में बात करें तो
हमें देखने को मिलता है, और इसका राइट आंसर है एक्सपेंशन ऑफ द फर्म. The law of equimarginal utility is also known as law of diminishing return. ओके, सॉरी, हमने ये पहले भी किया था शायद, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन. सॉरी सॉरी सॉरी. तो ये द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये बताता है हमें जो है वो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है. ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको बताना है कि ये दिया किसने था. Price discrimination is profitable for the monopolist when elasticity of demand is same in all market, elasticity of demand is different in different market, or market are perfectly competitive, or there is no competition. तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल मोनोपोलिस्टिक में कौन से केस में देखने को मिलता है हमें, जब जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट में देखने को मिलती है. व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल और यू शेप. तो आपको पता होगा कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, राइट आंसर इज कौन से कौन, हाँ ओके, हॉरिजॉन्टल हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक टाइम पे अगर जब आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो जो मशीनरी इंस्टॉलमेंट है, मशीन कोई इंस्टॉल करनी है, कोई भी कैपिटल जो एसेट आपने लगानी है, तो उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है. चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, जो उसका कॉस्ट है वो आपको बेयर करना ही पड़ेगा. When the firm average cost decreases as output increases, it increasing it experiencing, क्या ये एक्सपीरियंस करता है इस टाइम पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. तो इस केस में हमें देखने को मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. फर्म एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस, जब डिक्रीज होती है और आउटपुट इंक्रीजेस. In the oligopoly, the firm are independent, interdependent, price takers, very large in number. ओलिगोपोली में मेजरली assumption है ओलिगोपोली, जो हाई इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है. Okay. The point where the budget line touches the indifference curve is the point of consumer equilibrium. हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब बजट लाइन को जब टेंजेंट ऐसे टच करेगा उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है. सॉरी, ये साउंड बहुत ज़्यादा है. ओके, तो आज के लास्ट क्वेश्चन के बाद हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साउंड की वजह से थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा. गिवन गुड्स आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स. द राइट आंसर इज इंफीरियर गुड्स. ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में. तो इसी बात के साथ सो धन्यवाद, और इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.